जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज ये हमारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीरीज की करंट अफेयर्स में लेक्चर नंबर 4 है। अभी तक हमने 3 लेक्चर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। प्रत्येक लेक्चर में 50 प्रश्न विद वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग कवर करते हैं। तो हमारे 3 लेक्चर के हिसाब से 150 प्रश्न विद एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जहां हम प्रश्न नंबर 151 से प्रश्न नंबर 200 तक जो है कवर करेंगे। और आज भी हमारा एक्सप्लेनेशन हमेशा की तरह क्वालिटी से भरपूर रहेगा। अभी आप लोगों का एक प्रश्न यह आ रहा है कि सर, जिस प्रकार से संदेश मैगजीन के लेक्चर लगातार आते रहते थे, उस प्रकार से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लेक्चर लगातार क्यों नहीं आ रहे। उसके दोस्तों 2 कारण हैं। अभी जो मेरा ये ऑफिस है, ये थोड़ा सा इसकी जगह शिफ्ट करने का काम काज चल रहा है। तो आप समझते हैं कि जब चीजें शिफ्ट होती हैं तो बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है आगे पीछे होती हैं। दूसरी चीज दोस्तों ये है कि चूंकि अब हमारा प्रीलिम्स का जो समय है अब वो आगे बढ़ गया है, 26 अप्रैल की डेट पहुंच गई है। तो अब मेरा भी ये प्रयास है कि मैं और ज्यादा क्वालिटी वाला कंटेंट लेके आऊं, जिसके लिए मैं आराम से 2-3 दिन की रिसर्च करूं और उसके बाद आपके पास उस कंटेंट को पेश करूं जो कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा और जो कंटेंट सीधे सीधे एग्जाम से रेलेवेंट हो, ना कि बहुत सारा भर दिया और काम की चीजें हैं केवल 10%। तो उस चीज को भी मैं नहीं करना चाहता। और आज भी जब आप प्रश्न की क्वालिटी देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि किस हिसाब से कंटेंट को बनाने के पीछे रिसर्च करी गई है, उसके एक्सप्लेनेशन पे काम किया गया है और क्वेश्चन की वैरायटी एवं क्वालिटी पर काम किया गया है। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, आज जो हमारा पहला प्रश्न जो हमारे सामने देखने को हमें मिलता है, पहला प्रश्न हमसे क्या पूछता है। निम्नलिखित में से किसे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा, यानी कि केंद्रीय खेल मंत्री के द्वारा फिट इंडिया आइकन जो है बनाया गया है। अक्षय कुमार, मिलिंद सोमन या आयुष्मान खुराना या फिर विराट कोहली, इनमें से किसे केंद्रीय खेल मंत्री के द्वारा फिट इंडिया आइकन का जो खिताब है वो दिया गया है या फिट इंडिया आइकन का चेहरा बनाया गया है। तो दोस्तों यहां पर जो सही आंसर है, जो आपने सोचा भी नहीं है, वो सही आंसर है दोस्तों। जो सही आंसर है वो है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन जो है बनाया गया है। आइए एक बार जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या कुछ इसके बारे में हमको देखने को मिलता है। क्या लिखा हुआ है। मार्च 2025 में यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन के रूप में जो है नामित किया है। यह सम्मान नई दिल्ली में फिट इंडिया मूवमेंट के उद्घाटन समारोह में, यानी कि ओपनिंग सेरेमनी में आयुष्मान खुराना को दिया गया था। तो आप नाम याद रखिएगा, आयुष्मान खुराना भारत के लिए फिट इंडिया आइकन का चेहरा बनाए गए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में क्या रैंक आई है, मतलब इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में वो क्या है दोस्तों। ठीक है, यहां पर मुझे हमारी ट्रिक काम करती हुई दिख रही है। ना सबसे छोटा ना सबसे बड़ा, बड़े से एक छोटा। यहां पर सही आंसर भी दोस्तों क्या है, 118। इंडिया की कितनी रैंक आई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में, 118वें नंबर की रैंक आई है। इस क्वेश्चन के आने की संभावना दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसको बिल्कुल दिमाग में फिट रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देखूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है कि भारत की ये जो 118 नंबर की रैंक आई है, ये टोटल कितने देशों में से रैंक प्राप्त हुई है, 147 देशों में से जो है ये रैंक प्राप्त हुई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय के द्वारा स्वान इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। यह प्रश्न दोस्तों प्रीलिम्स यूनिट 9 के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स की यूनिट 9 में हम सोचते हैं कि प्रश्न आएंगे बहुत टेक्निकल वाले,
कंप्यूटर में घुसे हुए, टेक्नोलॉजी में घुसे हुए, और वो यूनिट 9 में प्रश्न पूछ लेता है, योजनाओं के नाम पूछ लेता है, या किसी संगठन, किसी ऑर्गेनाइजेशन की जगह पूछ लेता है। तो यूनिट 9 के नजरिए से बहुत प्यारा प्रश्न है कि जो स्वान पहल है, स्वान इनिशिएटिव, इसे किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या फिर मेटी कहते हैं जिसे शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली मिनिस्ट्री। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री, यानी कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। मैंने आपको हिंट दिया यूनिट नंबर 9, और यूनिट नंबर 9 से दोस्तों कौन सी आती है? इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम मेटी भी कहते हैं शॉर्ट में। तो मेटी मंत्रालय के द्वारा जो है दोस्तों कौन सी पहल को लॉन्च किया गया? स्वान इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। आइए जरा इसके बारे में हम कुछ यहां पर देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि ये जो स्वान नामक जो इनिशिएटिव है, स्वान नामक जो पहल है, इसे कब लॉन्च किया गया है? तो इसे जुलाई 2022 में लॉन्च किया है। पहली चीज आपको ये याद रखनी है, ये भले ही 2022 की कहानी है, लेकिन बड़ी खेल वाली चीज है। आपको पता है कि 2-3 साल पुराना 1-2 प्रश्न जो है फंसता है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है वो आप समझ लीजिए। इसका उद्देश्य दोस्तों ये है कि यहां पर आप देखें, अनमेन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, अनमेन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, आप यहां पर देखें, मानव रहित विमान, मानव रहित विमान प्रणाली, जिसको हम UAS भी कहते हैं। आपने ड्रोन नाम सुना है? अगर आप देखें कि भविष्य पूरा ड्रोन्स का है, ड्रोन्स की तकनीक लगभग हर चीज में दोस्तों जो है उपयोग होगी। तो ड्रोन्स को हम ज्यादा से ज्यादा डेवलप कैसे कर सकते हैं अपने देश में, उस चीज को बढ़ावा देने के लिए स्वान इनिशिएटिव को जो है लॉन्च किया गया। कौन से मंत्रालय के द्वारा? मेटी मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बड़ा शानदार है। यह प्रश्न दोस्तों कहां से संबंधित है? यह प्रश्न सीधा सीधा यूनिट नंबर 7 से संबंधित है। ये यूनिट नंबर 7 का वो प्रश्न है जहां पर हमको लगता है कि यूनिट 7 में अधिकतर मानव शरीर के बारे में पूछेगा, लेकिन पूछ लेगा ऐसी चीज जो आपने सुनी ना हो। यहां पर क्या प्रश्न बनता है? यहां पर ये पूछता है दोस्तों, एक कार्यक्रम है जो हमारे देश में चलता है, कार्यक्रम का नाम क्या है मैं आपको बता दूं, पुनरीक्षित पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, शॉर्ट में कहते हैं LHDCP, अंग्रेजी में कहते हैं रिवाइज्ड लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। नाम से इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये जो कार्यक्रम है, ये पशुओं के अंदर जो बीमारियां हैं उनको नियंत्रण में लाने के लिए चलाया जा रहा है। नाम से पढ़ के समझ में आ गया। और एक फैक्ट मुझे यहां पर और दिख रहा है कि अगर वो हमसे पूछ ले कि ये जो प्रोग्राम है ये कब से कब तक चलाया जा रहा है, तो 2024 से 2026 तक चलाया जा रहा है। एक फैक्ट मुझे यहां पर मिल गया। अब प्रश्न ये है कि ये जो पशुओं के रोग, पशुओं की बीमारियों को नियंत्रण करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसमें अभी एक नई चीज को जोड़ा गया है। तो वो नई चीज क्या है? यहां पर लिखा हुआ है पशु रक्षा, पशु औषधि, गौ सुरक्षा योजना, या फिर कृषि जीवन मिशन। अब देखिए, पशुओं के संबंध में बात हो रही है तो कृषि जीवन मिशन को तो बच्चा हटा देगा, लेकिन ऊपर के 3 में फंस जाएगा, है ना। इसलिए मैंने कहा प्यारा प्रश्न है। तो यहां पर दोस्तों जो सही आंसर है वो क्या है? पशु औषधि है। क्या है? पशु औषधि। ठीक है, पशु औषधि ये एक नया घटक है, ये एक नया कंपोनेंट है जिसे जोड़ा गया है इस वाले कार्यक्रम के अंतर्गत। उद्देश्य क्या है पशु औषधि का? पशु औषधि का बड़ा सिंपल सा उद्देश्य है कि पशुओं में होने वाली बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हमें सस्ती और अच्छी क्वालिटी की पशु चिकित्सा दवाइयों को जो है उपलब्ध करवाना है। ठीक है, क्योंकि पशुओं में जो किसान है, जिस पशु को वो पाल रहा है, कभी कभार वो उतना सक्षम नहीं है कि वो पशुओं की बीमारी हेतु महंगी महंगी दवाइयां अफोर्ड कर सके। तो अब हम पशु औषधि, ये जो घटक जोड़ा गया है, तो पशु औषधि कंपोनेंट के अंतर्गत हम पशुओं के लिए सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दवाइयां उपलब्ध करवाएंगे, तभी हम पशुओं के भीतर होने वाले जो बीमारियां हैं उनको नियंत्रण कर सकेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या लिखा है?
इनमें से वो कौन सा देश है जहां से भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस यानी कि धन प्रेषण प्राप्त हुआ? कौन से वर्ष में? 2023-24 में। दोस्तों रेमिटेंस का मतलब आप लोग जानते हैं, रेमिटेंस का मतलब ये होता है कि अगर ये इंडिया है और यहां पर दोस्तों मान के चलिए अमेरिका है, भारत में से कोई व्यक्ति अमेरिका में जाके रहता है और वहां नौकरी करता है और वो पैसा कमा के भारत में भेजता है, पैसा कमा के भारत में अपने परिवार के लिए भेजता है। तो जब कोई भारत का व्यक्ति विदेश में रह रहा है और वो पैसा कमा के वापस इंडिया में भेज रहा है, तो इसी पैसे को दोस्तों हम लोग धन प्रेषण यानी कि रेमिटेंस कहते हैं। धन प्रेषण यानी कि रेमिटेंस कहते हैं। अब ये रेमिटेंस इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि देखो जितना पैसा देश में आए चाहे किसी भी रूप में, वो देश की इकोनॉमी के लिए बढ़ावा का काम करता है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस है, सबसे ज्यादा जो पैसा है, वो कौन से देश में से आ रहा है? तो देखो भैया, आज भी लोग ज्यादातर भारत में से अमेरिका जाके सेटल होते हैं और इसीलिए अमेरिका से पैसा कमा के वो भारत में लौटाते हैं और इसीलिए इंडिया में सबसे बड़ा रेमिटेंस का जो सोर्स है वो यूएसए है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई? चलिए, इसमें तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हां एक चीज और है कि अमेरिका के बाद अगर दूसरे नंबर पर वो आपसे पूछ ले तो दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों यूएई, यानी कि पहले पायदान पर सबसे ज्यादा रेमिटेंस हमको कहां से प्राप्त होता है? यूएसए से। और दूसरे नंबर पर जो हमको सबसे ज्यादा रेमिटेंस यानी कि धन प्रेषण प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है? यूएई से प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों हमसे कहता है कि इसरो के द्वारा एक इंजन बनाया जा रहा है जिसका नाम है लॉक्स मीथेन इंजन। और लॉक्स मीथेन इंजन को बनाया किस चीज के लिए जा रहा है? क्योंकि इसरो जो है अपने भविष्य के मिशन को सक्षम बनाने के लिए एक अंतरिक्ष यान तैयार कर रही है जिसको वो कहती है एनजीएलवी। जैसे कि पीएसएलवी आपने सुना, जीएसएलवी आपने सुना, ऐसे ही एनजीएलवी नाम लिया जा रहा है। एग्जाम में आपसे एनजीएलवी का दोस्तों फुल फॉर्म भी वो पूछ सकता है। ठीक है, एनजीएलवी का वो आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। हम इसमें अपने भविष्य के मिशंस को जो है सक्सेस बनाएंगे। तो ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल में हम एक इंजन यूज कर रहे हैं जिसका नाम है लॉक्स मीथेन इंजन। आपको बस प्रश्न को देखकर यह बताना है कि इस इंजन के भीतर ईंधन के रूप में क्या यूज हो रहा है और ऑक्सीडाइजर के रूप में क्या यूज हो रहा है। ऑक्सीडाइजर का मतलब देखो, ईंधन तो आप लोग जानते ही हो, फ्यूल। ऑक्सीडाइजर का मतलब क्या होता है? जो उस ईंधन को जलाने में मदद करता है। अगर उस ईंधन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो ईंधन जलेगा नहीं, और जलेगा नहीं तो अंतरिक्ष यान ऊपर नहीं जाएगा। तो उस ईंधन को अच्छे से जलाने के लिए हमें ऑक्सीडाइजर की जरूरत पड़ती है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि लॉक्स मीथेन इंजन में ईंधन कौन सा है और ऑक्सीडाइजर कौन सा है। ठीक है, तो देखो मीथेन नाम में ही लिखा है, तो यहां पर मीथेन वाले ऑप्शन देख लो कहां कहां मीथेन लिखा है, केवल 2 में। तो बाकी 2 को हटा दो, केरोसिन तो वैसे भी यूज नहीं होगा। तो मीथेन के साथ एक लॉक्स शब्द लिखा हुआ है, तो लॉक्स से हम लोग लगा सकते हैं मीथेन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन। ये जो है यहां पर सही हो गया कि ईंधन के रूप में मीथेन यूज होगा और ऑक्सीडाइजर के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन यूज होगा। और प्रश्न से आपने एक चीज और सीख ली कि एनजीएलवी का नाम क्या है? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये तो इसका फैक्ट है, खैर ये तो हमने देख लिया, एक्सप्लेनेशन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है? निम्नलिखित में से किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है? कहां का आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, माइकल देबप्रताप पत्रा, डॉक्टर पूनम गुप्ता, नल्लाथंबी कलेसेल्वी या फिर राजेश कुमार। दोस्तों जो सही उत्तर है यहां पर वो है डॉक्टर पूनम गुप्ता। डॉक्टर पूनम गुप्ता को हाल ही में जो है आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर दोस्तों बनाया गया है। ठीक, देखें इसका एक्सप्लेनेशन, अगर हम एक्सप्लेनेशन क्या है
दोस्तों डिप्टी गवर्नर तो आपने पढ़ लिया कि डिप्टी गवर्नर कौन बनी है, डॉक्टर पूनम गुप्ता। लेकिन अगर इकोनॉमी यूनिट नंबर 6 से प्रश्न आ गया कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, श्री संजय मल्होत्रा। श्री संजय मल्होत्रा ये आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर हैं, वर्तमान गवर्नर हैं। आपको ये फैक्ट जो है याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो पूनम गुप्ता डिप्टी गवर्नर और संजय मल्होत्रा गवर्नर ऑफ आरबीआई। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे क्या कहता है, एक मिर्च है जिसका नाम है चपटा मिर्च यानी कि चपटा चिली, इसे 2025 में हाल ही में जो है जीआई टैग से नवाजा गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी जीआई टैग हैं वो आपको ऋषभ सर ऑलरेडी पढ़ाते ही हैं एमपीजी के में, तो उसमें तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब मैंने संदेश मैगजीन आपको पढ़ाई थी, संदेश मैगजीन में भी हमने चर्चा करी थी। तो जीआई टैग यहां पर चपटा मिर्च का पूछ रहा है, और चपटा मिर्च जिसको जीआई टैग मिला है उसका संबंध यहां पर कहां से है, यह आपसे जो है प्रश्न पूछा जा रहा है चपटा मिर्च का। अब मैं वैसे तो नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर देखूंगा, है ना। आंसर इसका तेलंगाना भी महसूस हो रहा है और कुछ और भी महसूस हो रहा है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। चपटा मिर्च, हाँ चपटा मिर्च का आंसर तेलंगाना ही है, सही महसूस हो रहा था। चपटा मिर्च, ठीक है। इसको दोस्तों टमाटर मिर्च के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको? टमाटर मिर्च यानी कि टमाटो चिली के नाम से भी जानते हैं। तेलंगाना से इसका संबंध है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि मिताथल और तिघराना, मिताथल और तिघराना जिन्हें हाल ही में संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है, यानी कि प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित किया गया है, तो इनका संबंध किस राज्य से है? बहुत प्यारा प्रश्न है ये, हिस्ट्री में भी आपसे बन सकता है। कैसे कि मिताथल और तिघराना जो हैं, इन दोनों का संबंध दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से है। कहां से है? इन दोनों का जो संबंध है वो हड़प्पा सभ्यता से है। कहां से है दोस्तों? इन दोनों का संबंध जो है वो हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से है, ठीक है। और ये हाल ही में इनको जो है प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स यानी कि संरक्षित पुरातात्विक स्थल का दर्जा मिला है। इनका संबंध है दोस्तों हरियाणा से, ठीक है, याद रख पाएंगे। इनका संबंध कहां से है? हरियाणा से है। चलते हैं इनके एक्सप्लेनेशन की ओर। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, हरियाणा के भिवानी जिले में जो है ये आते हैं। मिताथल और तिघराना ये हमने देख लिया। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? यहां पर दोस्तों ये कहता है मोतीचूर लड्डू, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। लेकिन मोतीचूर लड्डू तो बहुत जगह में बनता है, ये नॉर्मल वाला मोतीचूर लड्डू नहीं है, थोड़ा खास वाला मोतीचूर लड्डू है। क्योंकि ये मोतीचूर लड्डू दोस्तों ये एक वृक्ष होता है, पियाल वृक्ष। ये पियाल वृक्ष के बीज के आटे से बनता है। पियाल वृक्ष के बीज के आटे से बनने वाला मोतीचूर का लड्डू, इसे जो है दोस्तों हाल ही में कौन से राज्य की तरफ से जीआई टैग दिया गया है? तो ये दोस्तों इसका जो सही आंसर मैं आपको बताऊं, इसके लिए भी मुझे एक्सप्लेनेशन देखना ही पड़ेगा। इसका सही आंसर वैसे हमको लग रहा है पश्चिम बंगाल, लेकिन यूपी भी हो सकता है। एक बार क्रॉस कंफर्मेशन के लिए हम देख लेते हैं इसको। आइए, नहीं, इसका पश्चिम बंगाल ही आंसर है, सही लग रहा है हमें। तो 2025 में पियाल वृक्ष का जो बीज होता है, उस बीज के आटे से ये मोतीचूर लड्डू तैयार होता है और इसका संबंध जो है पश्चिम बंगाल से है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? अगले प्रश्न में लिखा है, ये तो हम पिछले लेक्चर में भी जो है कवर कर चुके हैं, जब हमने 150 से 200 तक के बीच का जो सफर 100 से 150 वाले प्रश्न कवर किए थे, तब आया था शायद। ये नहीं आया तो कोई बात नहीं। दोस्तों आप सभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानते होंगे, जिसमें लोन वगैरह दिए जाते हैं अपना व्यापार शुरू करने के लिए।
तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में हाल ही में एक नई कैटेगरी को जोड़ा गया है जिसका नाम है तरुण प्लस। क्योंकि अभी तो शिशु होता था, किशोर होता था, तरुण होता था और तरुण प्लस एक नया आ गया है। ठीक है, पहले केवल 3 होते थे। तो तरुण प्लस कैटेगरी में कितने से कितने लाख तक का लोन मिलता है? तो दोस्तों जो उसका सही आंसर है वो है 10 लाख से 20 लाख तक का लोन। 10 लाख से 20 लाख तक का लोन जो है आपको तरुण प्लस कैटेगरी में मिलता है। ठीक है, ये नई कैटेगरी जोड़ी गई है ना, याद रखिएगा इसको आप। आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, देखें। अगला प्रश्न कहता है, आपने दोस्तों वक्फ का नाम बहुत बार सुना होगा, इस साल काफी चर्चा में रहा। वक्फ क्या होता है पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, वक्फ क्या होता है। ठीक है, वक्फ समझने के लिए आपको वक्फ संपत्ति क्या होता है वो पता होना बहुत जरूरी है। वक्फ संपत्ति क्या होता है, वक्फ प्रॉपर्टी क्या होता है? तो ध्यानपूर्वक सुनिए। जब कोई मुसलमान धार्मिक कार्य के लिए, रिलीजियस वर्क के लिए अपनी कोई संपत्ति दान देता है तो उस संपत्ति को हम लोग वक्फ संपत्ति यानी कि वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? जब भी कोई मुसलमान, ये याद रखने वाली चीज है, जब भी कोई मुसलमान अपनी किसी प्रॉपर्टी को वो दान में देता है, और काय के लिए दान में देता है? धार्मिक कार्य के लिए दान में देता है, रिलीजियस वर्क के लिए वो उसको दान में देता है, तब हम उस संपत्ति को वक्फ संपत्ति कहते हैं। ठीक है, और अगर कोई संपत्ति वक्फ के नाम पर दान दे दी गई यानी कि धार्मिक कार्य के लिए दान दे दी गई तो फिर वो आजीवन वक्फ प्रॉपर्टी रहती है। तो हमने इसमें क्या चीजें सीखी कि वक्फ प्रॉपर्टी क्या है? पहली बात तो मुस्लिम शब्द होना चाहिए, उसके बाद उसमें एक शब्द होना चाहिए डोनेट यानी कि दान। और दान क्यों किया जा रहा है? दान किया जा रहा है धार्मिक कामकाज के लिए, है ना। काय के लिए दान किया जा रहा है? धार्मिक कामकाज के लिए दान किया जा रहा है। धार्मिक कामकाज में मैं क्या ले सकता हूं? धार्मिक कामकाज में मैं कोई मस्जिद यानी कि मॉस्क ले सकता हूं। तो ये जो है लाइफ टाइम आजीवन ये वक्फ संपत्ति रहेगी। ये लाइफ टाइम यानी कि आजीवन वक्फ संपत्ति रहेगी। और इसका जो मैनेजमेंट है, वक्फ संपत्ति का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन, वो वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाता है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई? तो 100 साल तक भी वो वक्फ संपत्ति ही रहेगी, फिर वहां पर कुछ और नहीं बन सकता, उस संपत्ति पे कुछ और नहीं बन सकता, उस जमीन पर कुछ और नहीं बन सकता। अगर कोई जमीन मस्जिद बनाने के लिए दे दी किसी मुसलमान ने तो फिर वहां पर कुछ और नहीं हो सकता, असंभव है वहां पर कुछ और भी होना। ठीक है, तो इस कानून में बदलाव किए गए। अब इससे होता क्या था, कई बार मतलब धोखाधड़ी हो जाती थी। किसी ऐसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति दिखा दिया जाता था जो संपत्ति कायदे से जनता के उपयोग के लिए है, ऐसी जगह को भी वक्फ संपत्ति बोल दिया जाता था और वहां पर जाके जो है गड़बड़ घोटाला शुरू हो जाता था। तो इसीलिए जो नया कानून आया है वक्फ संशोधन विधेयक, वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसमें सरकार ने दोस्तों यह फैसला लिया है। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, सरकार जो है वक्फ बोर्ड के द्वारा मैनेजमेंट करवाई, गलत है। हां, ये वाला ऑप्शन दोस्तों यहां पे सही है, ऑप्शन नंबर बी, कि जो भी प्रॉपर्टी अभी तक वक्फ संपत्ति थी, वक्फ प्रॉपर्टी थी, अब वो वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। जो भी संपत्ति अभी तक वक्फ संपत्ति थी अब उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। और किसी, अब ऐसे तो जितने भी मुसलमान हैं या जो वक्फ बोर्ड है वो नाराज हो जाएगा। तो ऐसे में इलाज ये निकाला गया कि किसी भी इलाके की जमीन को कंट्रोल करने की जो पावर होती है वो उस इलाके के कलेक्टर की होती है। तो कलेक्टर साहब डिसाइड करेंगे कागजी कार्रवाई के आधार पर कि कोई जमीन वक्फ संपत्ति के अंतर्गत आती है या नहीं। मतलब अभी तक जितनी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति मानते चले आ रहे थे उनको पहले हटाएंगे, उनकी जांच बैठेगी और जिस भी संपत्ति की जांच में अधूरापन पाया गया उस जमीन को वक्फ संपत्ति के दर्जे से बिल्कुल हटा दिया जाएगा
और फिर उसको जनता के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, वक्फ संपत्ति को अब वक्फ संपत्ति के दर्जे से हटा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पर सही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, प्रयास मैंने पूरा किया। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखें, जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनको जो है एक सम्मान मिला है जिसको हम कहते हैं की ऑफ ऑनर। तो की ऑफ ऑनर सम्मान द्रौपदी मुर्मू जी को कौन से देश की तरफ से मिला है? भारत में तो नहीं होता ऐसा कोई भी सम्मान। उसके बाद है पुर्तगाल, ब्राजील या फिर स्पेन। दोस्तों यहां पर जो सही आंसर है वो है पुर्तगाल। यहां पर जो सही आंसर है वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल देश की तरफ से राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी को सिटी की ऑफ ऑनर, यह सम्मान का पूरा नाम है, सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? दोस्तों एक बड़ी शानदार चीज शुरू होने वाली है। एक बड़ी शानदार चीज जो है शुरू होने वाली है। जैसे कि आप ना इसको ऐसे समझ लो, ये मैंने पूरा वर्ल्ड बना दिया। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये कैसा वर्ल्ड है? कोई बात नहीं, और यहां पर हमने भारत को बना दिया। अब क्या हो रहा है, नारी शक्ति को दिखाने के लिए, विमेन पावर को दर्शाने के लिए भारत देश की तरफ से एक पहल शुरू हुई है। उस पहल में क्या होगा, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों सेनाओं से जो महिला अधिकारी हैं वो सारी महिला अधिकारी मिलकर पूरे विश्व पर समुद्र यात्रा पर निकलेंगी। अब इससे क्या होगा, नारी शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। वापस सुनो, भारत की तीनों सेनाओं में जितनी भी महिला अधिकारी हैं वो सब पूरे विश्व की समुद्र यात्रा पर निकलेंगी। तो उसी पहल का नाम जो है हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। भारत द्वारा एक पहल शुरू की गई है जिसमें तीनों सेनाओं की तरफ से जो महिला अधिकारी हैं वो विश्व की एक परिक्रमा करेंगी, एक समुद्र यात्रा पर निकलेंगी, जिसका नाम क्या रखा गया है, नाविका सागर परिक्रमा, वरुण विकास यात्रा, समुद्र प्रदक्षिणा या फिर तारिणी संकल्प। कंफ्यूज करने के लिए पर्याप्त हैं ऑप्शंस। जो सही आंसर है दोस्तों वो है समुद्र प्रदक्षिणा। ठीक है, पूरा खेल समझ में आ गया आपको। तो ये हमने बना दिया यहां पर जहाज, और इस जहाज से क्या होगा, इस जहाज से क्या होगा, वर्ल्ड की, विश्व की यात्रा, और वो भी समुद्र मार्ग से। कहां से? समुद्र मार्ग से जो है होगी। इतनी बात क्लियर हुई। और यहां पर तीनों सेनाएं जो है मौजूद रहेंगी। यहां पर तीनों सेनाएं जो है मौजूद रहेंगी। यहां पर आर्मी भी होगी, यहां पर नेवी भी होगी, और यहां पर एयरफोर्स भी होगी। और ध्यान रखने योग्य चीज यह है कि तीनों सेनाओं की केवल महिला अधिकारी होंगी। तीनों सेनाओं की केवल महिला अधिकारी, महिला ऑफिसर होंगी। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। सही नाम क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा। चलते हैं दोस्तों आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट वर्षा। तो प्रोजेक्ट वर्षा का उद्देश्य क्या है दोस्तों? प्रोजेक्ट वर्षा का उद्देश्य क्या है? एक मिसाइलों के परीक्षण के लिए, मिसाइलों की टेस्टिंग के लिए एक रेंज तैयार करना जहां पर इंडियन आर्मी अपनी मिसाइलों को टेस्ट कर पाए, या फिर एक बहुत ही मॉडर्न यानी कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाला नौसेना के लिए एक एविएशन बेस बनाना है जहां पर नौसेना से संबंधित जो जहाज हैं वो उड़ पाए, उतर पाए, या फिर भारत का एक पहला न्यूक्लियर सबमरीन बेस बनाना है यानी कि परमाणु पनडुब्बी बेस का निर्माण करना है, या फिर एक नई नौसेना की ट्रेनिंग के लिए एकेडमी बनानी है। प्रोजेक्ट वर्षा का क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको यहां पे सही आंसर बताने का प्रयास करूंगा। यहां पर जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है कि भारत का पहला न्यूक्लियर सबमरीन बेस। सबमरीन जानते हैं जो पानी के नीचे रहती है, और न्यूक्लियर जानते हैं परमाणु शक्ति।
तो इंडिया का पहला एक ऐसा बेस जहां पर सबमरीन्स के माध्यम से परमाणु शक्ति पर जो है नियंत्रण हासिल किया जाए। मतलब आपने देखा है कि परमाणु मिसाइल्स हवा से भी वार करती हैं, लेकिन परमाणु मिसाइल्स दोस्तों सबमरीन से भी अटैक फायर की जा सकती हैं। यह इंडिया का पहला ऐसा न्यूक्लियर सबमरीन बेस होगा जो आज तक कभी नहीं बना। और इसी प्रोजेक्ट का नाम दोस्तों क्या रखा गया है? प्रोजेक्ट वर्षा। बहुत ही कीमती है, याद रखिएगा। ठीक, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है, बहुत प्यारा प्रश्न है दोस्तों, स्पोर्ट्स का काफी शानदार प्रश्न है। इनमें से वो पहले भारतीय खिलाड़ी कौन से हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरे करे हैं? T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरे करने वाले एक ही व्यक्ति हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा रन मशीन किंग कोहली। तो रन मशीन किंग कोहली, जी हां, यही सही आंसर है, विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने 13,000 रन जो है पूरे किए। और यह कारनामा दोस्तों इन्होंने IPL 2025 में, जब ये MI यानी कि मुंबई इंडियन के खिलाफ IPL में मैच खेल रहे थे, तब ये उपलब्धि इन्होंने हासिल करी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। डॉक्टर BR अंबेडकर जी का जो बर्थडे होता है 14 अप्रैल को, तो अब इस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा, अब इस दिन को सम्मानित किया जाएगा कौन से देश के अंदर, कौन से शहर के अंदर? यह आपसे पूछा, देश नहीं शहर। यानी कि डॉक्टर BR अंबेडकर जी की जो जयंती होती है, जो बर्थडे होता है 14 अप्रैल को, तो उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए, उनकी लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए आधिकारिक रूप से ऑफिशियली किस शहर में जो है एक दिन डिक्लेयर किया जाएगा, मतलब इस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा 14 अप्रैल को, है ना, डॉक्टर BR अंबेडकर जी के बर्थडे के रूप में। तो कौन से शहर को चुना गया है दोस्तों? यहां पर एक मुंबई आंसर भी है, कंफ्यूज करने के लिए है, लेकिन गलत है। जो सही आंसर है दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर में डॉक्टर BR अंबेडकर जी के जन्मदिन को 14 अप्रैल को जो है सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा। इसका ऐलान जो है किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? इंडियन सुपर लीग 2024-25 का टाइटल किसने जीता है? जैसे दोस्तों क्रिकेट में IPL होता है, जैसे क्रिकेट में क्या होता है दोस्तों? IPL होता है। ऐसे ही दोस्तों हमारे देश में फुटबॉल में ISL होता है, इंडियन सुपर लीग। क्रिकेट में अलग अलग IPL की प्राइवेट टीम्स खेलती हैं, ऐसे ही फुटबॉल की जो इंडियन सुपर लीग होता है, इसमें अलग अलग प्राइवेट फुटबॉल क्लब्स खेलते हैं। ठीक है ना, फुटबॉल क्लब्स खेलते हैं। तो फुटबॉल क्लब 2024-25 कौन सा फुटबॉल क्लब जीता इंडियन सुपर लीग को? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है मोहन बागान सुपर जाइंट। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, नाम पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहां का फुटबॉल क्लब है। RCB पढ़ के समझ में आ जाता है बेंगलुरु की है, MI पढ़ के समझ में आ जाता है मुंबई की है, CSK पढ़ के समझ में आ जाता है चेन्नई की है। ऐसे ही यहां पर बेंगलुरु, मुंबई, केरल सब समझ में आ रहा है, लेकिन मोहन बागान सुपर जाइंट ये समझ में नहीं आ रहा कहां का फुटबॉल क्लब है। तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल का फुटबॉल क्लब है ना। जैसे कोलकाता नाइट राइडर है, समझ में आ रही है, लेकिन मोहन बागान फुटबॉल क्लब नहीं समझ में आ रहा। तो ये पश्चिम बंगाल का फुटबॉल क्लब है। और इसने जहां तक मुझे याद आ रहा है बेंगलुरु FC को जो है इसने हराया था फाइनल में, और इंडियन सुपर लीग को जो है ये जीते थे। ठीक है, हाँ बेंगलुरु FC को ही हराया था 2-1 से। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आवाज वगैरह आपको सब क्लियर आ रही है? चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। इंडिया का पहला AI पर आधारित वॉरशिप, इंडिया का पहला AI पर आधारित वॉरशिप का मतलब दोस्तों क्या होता है? नौसेना का जो जहाज होता है ना, जहाज पानी का, नौसेना का, नेवी का, उसको हम लोग वॉरशिप कहते हैं। ठीक है, तो AI पर आधारित, AI की सुविधाओं से लेस क्या नाम रखा गया है? तो दोस्तों यहां पर नाम है आपके सामने INS का मतलब अगर आप नहीं जानते हो तो INS का मतलब दोस्तों क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। क्या नाम होता है? इंडियन, भारतीय नौसेना जहाज, इंडियन नेवल शिप।
भारतीय नौसेना जहाज। तो क्या नाम है इसका? मोरमुगाओ, या फिर सूरत, या फिर इंफाल, या फिर विशाखापट्टनम। जो सही आंसर है वो है आईएनएस सूरत। ठीक है, यह भारत का सबसे पहला एआई पर आधारित एक वॉरशिप है, नौसेना जहाज है। ठीक है, एआई की तकनीकों के साथ यह सक्षम है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से वो पहला कौन सा राज्य है जिसने अनुसूचित जातियों को यानी कि स्केड्यूल कास्ट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है? अच्छा प्रश्न है। इनमें से वो पहला कौन सा राज्य है जिसने अनुसूचित जातियों को यानी कि एससी स्केड्यूल कास्ट को 3 और ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है? तो दोस्तों यहां पर जो सही आंसर है तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। जो सही आंसर है दोस्तों वो है तेलंगाना। ठीक है, जैसे हमने चपटा मिर्ची पढ़ी थी तेलंगाना, ऐसे ही यहां पर भी तेलंगाना। उसके बाद दोस्तों आगे हम देखें तो अगला हमको क्या देखने को मिलता है? एक नई हल्दी वैरायटी को बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च के द्वारा। ठीक है, इधर देख लें आप लोग, ये बहुत बड़ा संस्थान होता है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। इससे बड़ा मसाले का संस्थान कुछ है ही नहीं इंडिया में। तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR कहां आता है? ये कोझीकोड में आता है। तो इनके द्वारा हल्दी की एक नई वैरायटी को बनाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है? IISR केसर, या फिर सूर्या, प्रकाश या गोल्ड। सारे ही नाम ऐसे हैं जो कि पीले रंग से मैच हो रहे हैं ना। इसमें सबसे ज्यादा पीला रंग किसका होता है? दोस्तों आपको लगता है कि सूर्य से ज्यादा पीला रंग किसी का हो सकता है? तो यहां पर जो सही आंसर है वो क्या है? IISR सूर्य। IISR सूर्य। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? एक मिशन है जिसका नाम है एक्सियोम 4 मिशन। एक्सियोम 4 मिशन वही है जिसमें इंडिया की तरफ से सुधांशु शुक्ला जी गए थे हवाई उसमें अंतरिक्ष यान में बैठ के। तो ये वही वाला एक्सियोम 4 मिशन है। ठीक है, एक्सियोम 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना? ना जी ना, अभी ऐसा कोई मिशन नहीं चल रहा। माइक्रोग्रेविटी में बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी को रिसर्च करना। माइक्रोग्रेविटी यानी कि बिल्कुल खत्म हो जाती है जहां पर गुरुत्वाकर्षण। चलिए ठीक है। या फिर जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, इन पर रिसर्च करना, समझ में आया। या फिर एक नया अंतरिक्ष यान तैयार करना, यह भी गलत लग रहा है। मंगल ग्रह पे स्पेस स्टेशन बनाना, यह तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो जो सही आंसर है वो क्या है कि भैया हमको माइक्रोग्रेविटी में एकदम सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में रिसर्च करनी है। हमको वहां पर बायोटेक्नोलॉजी, जैव विज्ञान पे रिसर्च करनी है। यह उद्देश्य था एक्सियोम 4 मिशन का, जिसमें भारत की तरफ से सुधांशु शुक्ला भी गए थे। मैं नाम सही ले रहा हूं क्या? सुधांशु शुक्ला है ना? वैसे तो सही ले रहा हूं, मुझे यही नाम था, बिल्कुल सही नाम है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, है ना? तो याद रखिएगा एक्सियोम 4 मिशन। ठीक है, आप यहां पर देखें एक्सियोम 4 मिशन, इसके कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या हैं? पहली बात तो ये एक प्राइवेट मिशन था। कौन सा मिशन था? ये एक प्राइवेट मिशन था, पहली चीज हमको ये याद रखनी है। दूसरा, मानव युक्त था, यानी कि इसमें जो है इंसान बैठ के गए थे। यह मिशन कहां तक के लिए था? तो ऊपर अंतरिक्ष में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS, वहां के लिए जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये जितने भी, कितना मजा आता होगा जब कोई व्यक्ति स्पेस में जाता होगा, बहुत अलग ही किस्म का जो है दोस्तों अनुभव है। तो यहां पर हम नाम भी लिख देते हैं। भारत की तरफ से सुधांशु शुक्ला, भारत की तरफ से सुधांशु शुक्ला भी इसमें गए थे। ठीक है दोस्तों, एक्सियोम 4 मिशन ये प्रश्न बन सकता है। ओके, तो यहां पर हम लोग ये देख लेते हैं। एक्सियोम 4 मिशन देख ही लिया हमने, तो खैर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, अब इन दोनों को जो है, अब इन दोनों को यूनेस्को का यहां पर आप देखें मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है। तो प्रश्न यह पूछता है कि भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करने के बाद भारत की ओर से कुल कितने अभिलेख इस रजिस्टर में शामिल हो चुके हैं। भारत की ओर से कुल कितने अभिलेख, मतलब भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल करने के बाद इंडिया की तरफ से टोटल कितने इंस्क्रिप्शंस यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हो गए हैं। यहां पर दोस्तों जो सही आंसर है वो है 14। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल करने के बाद अब टोटल इंडिया की तरफ से 14 इंस्क्रिप्शंस, कुल 14 अभिलेख यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो है दोस्तों शामिल कर लिए गए हैं। ठीक है, तो 14 संख्या हो गई है टोटल। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में कौन से अभिलेख शामिल किए गए, तो नाट्य शास्त्र और भगवत गीता, वो भी आप बता सकते हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी जिसने 35 बॉल में 100 रन यानी कि शतक लगाया, सबसे युवा खिलाड़ी, तो वो कौन है, इसलिए कहा गया ना यंगेस्ट सेंचुरियन, यानी कि इनसे कम उम्र में आईपीएल में किसी ने शतक नहीं लगाया, ये सबसे छोटे हैं। इनका नाम है दोस्तों वैभव सूर्यवंशी। इनका नाम क्या है, वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान की टीम से खेलते हुए इन्होंने यह कारनामा किया है। राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेलते हुए इन्होंने यह कारनामा किया था। ठीक है, 35 बॉल में शतक लगाया था। तो आपसे यह प्रश्न भी आ सकता है कि भैया कितनी बॉल में, तो बोले 35 बॉल में जो है इन्होंने शतक लगाया था। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, और किसके खिलाफ शतक लगाया था इन्होंने, और ये महज 14 साल के हैं। क्रिकेट में थोड़ी सी उम्र कम लिखवाई जाती है, 17-18 साल का व्यक्ति 3-4 साल 14 लिखवाता है, लेकिन वो अपने काम की चीज नहीं है। इन्होंने 35 बॉल में 100 रन जो है बनाए हैं। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे और गुजरात टाइटन के विरुद्ध जो है इन्होंने धुलाई करी थी। ठीक है, और इसी के साथ साथ दोस्तों ये आईपीएल के इतिहास की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी बन गई। ये आईपीएल के इतिहास की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी भी बन गई। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। एक ऐप तैयार किया गया है जिसका नाम है सचेत ऐप। तो सचेत ऐप को निम्नलिखित में से कौन सी संगठन के द्वारा जो है तैयार किया गया है। सचेत ऐप को यहां पर नाम दे रखे हैं अनेक प्रकार के, एनआईसी, एनडीएमए आपदा प्रबंधन के लिए, उसके बाद डीआरडीओ या फिर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। सचेत ऐप, यहां पर जो सही आंसर है दोस्तों वो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए के द्वारा जो है सचेत ऐप का निर्माण किया गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बड़ा ही सिंपल है। जब भी भारत के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली हो तो उसका तत्काल प्रभाव से सूचना उपलब्ध करवा देना, यह सचेत ऐप का जो है उद्देश्य बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इनमें से कौन हाल ही में आर्टेमिस अकॉर्ड, इनमें से कौन हाल ही में आर्टेमिस अकॉर्ड का 54th सिग्नेटरी यानी कि 54वां हस्ताक्षरकर्ता बना है। 54वां मेंबर जिसने आर्टेमिस अकॉर्ड पे हस्ताक्षर किए हैं। जो सही आंसर है दोस्तों क्या है, भारत, यूके, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया नहीं। जो सही आंसर है दोस्तों वो कौन सा है, बांग्लादेश है। ठीक है, यहां पर आप देख लें आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। कभी अगर आर्टेमिस अकॉर्ड का प्रश्न बन गया तो आर्टेमिस अकॉर्ड की शुरुआत हुई थी वर्ष 2020 में, यह हो गई इसकी स्थापना। ठीक है, आर्टेमिस अकॉर्ड की जो स्थापना है, जो शुरुआत है, वो फाउंडेशन वर्ष 2020 में हुई थी।
किसके नेतृत्व में, किसकी लीडरशिप में? नासा के नेतृत्व में हुई थी। मतलब आर्टेमिस अकॉर्ड कुछ तो ऐसी चीज है जो स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से संबंधित है, तभी तो नासा के नेतृत्व में जो है इसकी शुरुआत हुई है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बड़ा ही सिंपल है, मैं आपको यहां पर बता दूं, क्या लिखा हुआ है, हां, चंद्रमा या फिर मंगल ग्रह, मार्स या फिर कोई अन्य खगोलीय पिंड, कोई अन्य सेलेस्टियल बॉडी, कोई भी दूसरा ग्रह, हमको उन पर शांतिपूर्ण तरीके से, पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से, सहयोगात्मक यानी कि कोऑपरेटिव तरीके से रिसर्च करनी है, एक्सप्लोरेशन करना है, और उससे संबंधित हमको जो है नियम और सिद्धांत बनाने हैं। आर्टेमिस अकॉर्ड का उद्देश्य क्या है कि हमको चांद, मंगल ग्रह या कोई भी दूसरे प्लेनेट पर मिलजुल के आपस में रिसर्च करनी है। अगर हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से हमें रिसर्च करना है, आपस में एक दूसरे का कोऑपरेशन यानी कि सहयोग करना है। तो इसके संबंध में कुछ नियम बनाए गए, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत बनाए गए, इसी को आर्टेमिस अकॉर्ड कहा गया। और आर्टेमिस अकॉर्ड में हाल ही में बांग्लादेश 54वें नंबर का देश बन गया है जिसने सिग्नेचर किए हैं। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? ये बहुत प्यारा प्रश्न है दोस्तों, यूनिट 9 के नजरिए से, है ना, बहुत शानदार प्रश्न है ये यूनिट 9 के नजरिए से बहुत शानदार प्रश्न है। क्या कहता है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कौन सा बना है? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कौन सा बना है? हैदराबाद में बना है, बेंगलुरु में, अमरावती में, चेन्नई में? जो सही आंसर है दोस्तों वो है अमरावती, आंध्र प्रदेश। अमरावती, आंध्र प्रदेश। अमरावती, आंध्र प्रदेश जो है सही आंसर है। यहां पर अमरावती, आंध्र प्रदेश में जो है पहला क्वांटम विलेज, क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज जो है ओपन किया गया है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी बड़ा शानदार है दोस्तों, ये ज्योग्राफी के नजरिए से है, ये भारत भूगोल के नजरिए से है। मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए साफ स्पष्ट, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 इंडियन ज्योग्राफी के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? ICAR के द्वारा भारत का पहला जीनोम एडिटेड, मतलब किसी भी चीज के अंदर के जो जीनोम स्ट्रक्चर होता है, जो उसके अंदर का जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें बदलाव करने के बाद, उसके जीनोम में बदलाव करने के बाद पहली बार भारत का एक चावल की वैरायटी तैयार करी गई है, जीनोम एडिटेड। यहां पर आपको दिख रहा है भारत की पहली जीनोम एडिटेड धान की वैरायटी तैयार की गई है। तो इसका जो है आपसे क्या पूछ रहा है? नाम पूछ रहा है ना। 2 वैरायटीज हैं, कौन कौन सा? आप यहां पर ऑप्शन देखें, काफी सारे लिखे हैं, पूसा बासमती, स्वर्णा, DRR धान 100, पूसा DST राइस 1, MTU 1010, IR 64, पूसा सुगंध। पूसा नाम हमको बार बार देखने को मिल रहा है। यहां पर जो सही आंसर है वो है धन धनाधन धन, यानी कि DRR धन 100 कमला और पूसा DST राइस 1। ये भारत की पहली जीनोम एडिटेड धान की किस्म यानी कि वैरायटी बनी है। ठीक है, याद रखेंगे हम इस चीज को। ठीक, चलिए। अच्छा, एक चीज आपको दोस्तों और देख लेनी है कि ये 2 जीनोम एडिटेड वैरायटीज बनाने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया है ना, कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया। तो यहां पर आप देखिए तकनीक का नाम लिखा है CRISPR-Cas9 तकनीक। ठीक है, ये तकनीक का नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं अगर कभी जरूरत पड़ी। CRISPR-Cas9 तकनीक, इसको जो है यूज किया गया है। अच्छी बात क्या है कि ये खराब से खराब मौसम में टिक सकते हैं, ये अलग अनेक प्रकार के सूखे से भी लड़ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। भारत का वो पहला कौन सा शहर है जिसने ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करे हैं? क्या जारी करे हैं? ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करे हैं। जब भी हम कोई शब्द सुनते हैं ग्रीन तो हम समझते हैं साफ सफाई,
और साफ सफाई हमने जैसे ही सुना तो हम क्या टिक लगा देंगे? इंदौर टिक लगा देंगे। हो सकता है इंदौर नहीं लगाएंगे तो सूरत टिक लगा देंगे, सूरत नहीं लगाएंगे तो पुणे टिक लगा देंगे, गाजियाबाद तो कभी टिक नहीं लगाएंगे जब भी हरे शब्द के संदर्भ में बात होगी। लेकिन दोस्तों यहां पर ये जो चीज चालू की गई है ना, ये सफाई के संदर्भ में नहीं है, गंदगी के संदर्भ में है। मैं आपको बताता हूं क्या। जैसे कि देखो यहां पर पहले तो मैं आपको सही आंसर बता दूं। सही आंसर क्या है? सही आंसर है दोस्तों यहां पर गाजियाबाद। ठीक है, अब आप कहानी सुनिए, हमने कहानी को क्या कहा सुनिएगा। गाजियाबाद की नगर निगम, गाजियाबाद की नगर निगम ने, गाजियाबाद की नगर निगम ने जहां तक मुझे याद आ रहा है 150 करोड़ के ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करे हैं। यही है कहानी, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो इसका मतलब क्या है ना, रटना नहीं है, मतलब समझना बहुत जरूरी है। ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करें, अब क्या होगा? इन्वेस्टर्स इसको खरीदेंगे, इन्वेस्टर्स इसको खरीदेंगे यानी कि परचेज करेंगे और इसमें अपना पैसा लगाएंगे, और इसमें अपना पैसा लगाएंगे, और इसमें अपना पैसा लगाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो निवेशकों को क्या चाहिए? वो पैसा लगाते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं और सरकारी चीज है, बदले में ब्याज मिलेगी, बदले में इंटरेस्ट, बदले में इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलेगी। तो निवेशक तो खुश हो गए, ठीक है, निवेशक तो खुश हो गए। अब क्या होगा? जैसे ही ये ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड खरीदेंगे तो निवेशक खरीदेंगे और बदले में पैसा देंगे। ये पैसा किसके पास जाएगा? ये पैसा गाजियाबाद की नगर निगम के पास जाएगा। ठीक, अब गाजियाबाद की नगर निगम कुछ ऐसा करेगी इस पैसे का जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। ठीक है, गाजियाबाद की नगर निगम क्या करेगी? इस पैसे को सीवेज ट्रीटमेंट यानी कि सीवेज उपचार के लिए यूज किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट में यूज होगा, यानी कि जो भी गंदगी है, कचरा है, उसके उपचार के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए इस पैसे का यूज होगा। समझ में आया? तो गाजियाबाद की नगर निगम ने एक तरीके का ऑफर दिया है कि आओ हम ये बॉन्ड बेच रहे हैं, इस बॉन्ड में अपना पैसा लगाओ, बदले में हम तुमको ब्याज देंगे, और जो पैसा हमको मिलेगा उस पैसे का उद्देश्य हम लोग जो है शहर को साफ स्वच्छ जो है सुरक्षित रखने में करेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा गाजियाबाद की कहानी। इंदौर वैसे ही साफ है तो उसको साफ सफाई करने के लिए और पैसे की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक चीज, कड़वा है पर सत्य है। कड़वा क्या है? सत्य ही सत्य है। इंदौर के लोगों की वजह से साफ नहीं है, इंदौर की नगर निगम की वजह से साफ है। आप रात में इंदौर में कहीं भी निकलें, लोग कचरा फेंकते हैं, लोग कचरा डेफिनेटली फेंकते हैं। इंदौर की नगर निगम अगर एक हफ्ता काम बंद कर दे तो इंदौर के हालात और दूसरे गंदे शहरों की तरह हो जाएंगे। इंदौर की नगर निगम लोगों को सुधार भी नहीं पा रही है। लोगों को कौन ही सुधार सकता है? वो इतना निरंतर साफ सफाई करती है इंदौर की नगर निगम कि इंदौर ऑटोमेटिकली साफ है। अगर दूसरी जगह की नगर निगम भी ऐसे ही काम करने लगे तो वो भी साफ हो जाएगा। तो लोगों की वजह से इंदौर साफ नहीं है, इंदौर की नगर निगम की वजह से इंदौर साफ है। ठीक है, याद रखिएगा। हम तो डेली बेस पे देखते हैं, 6 साल से देख रहे हैं, कोई सच्चाई छिपी नहीं है। बहुत गंदगी फैलाते हैं लोग, बाकी जगह जैसे ही हैं। एक अवेयरनेस है, बस साफ सड़क को देखकर साफ महसूस करते हैं, लेकिन उसको साफ करने में ऐसा कोई निजी उनका योगदान नहीं है। पूरा योगदान जो है इंदौर की नगर निगम का है। और अगर हर शहर की नगर निगम इतनी अच्छी हो जाए तो हर शहर जो है इंदौर की तरह साफ हो जाए। लेकिन परंतु अभी वर्तमान में इंदौर की तरह कोई भी साफ शहर नहीं है, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी इतना साफ, बहुत बड़ी काबिलियत है साहब। अगला देखें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। दोस्तों इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत 2015 में इंडिया और फ्रांस ने की थी। किसने करी थी? इंडिया और फ्रांस ने की थी। इंडिया और फ्रांस ने की थी। इंडिया और फ्रांस ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब सुनो, अब शुरुआत तो 2015 में हो गई, अब ये बहुत बढ़ चुका है ये गठबंधन, इस है ना। तो अब इसमें 123वें नंबर का एक मेंबर, एक सदस्य बना है, ठीक। 123वें नंबर का इसमें एक सदस्य बना है। तो सदस्य का नाम क्या है वो हमको जो है यहां पर बताना है। कीनिया या फिर अंगोला, इथोपिया या फिर घाना। जो सही आंसर है वो है दोस्तों अंगोला। अंगोला जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में 123वें नंबर का सदस्य बना है। जैसे आर्टेमिस अकॉर्ड में 54वें नंबर का सदस्य कौन बना था? बांग्लादेश बना था, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन बड़ा खतरनाक प्रश्न है, फंसा सकता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। अब इसके संदर्भ में आपको दो कथन पढ़ने हैं और इन दो कथन को बताना है कि दोनों में से कौन सा सही कौन सा गलत। नहीं, दोनों में ही हमको बताना है कौन कौन सा सही है। नॉर्वे ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को टॉप किया है, ठीक है, एक कथन ये है। भारत की रैंक 151 आई है 180 में से। बिल्कुल दोनों कथन जो है दोस्तों सही हैं, दोनों कथन सही हैं। बोथ आर करेक्ट, दोनों कथन सही हैं। और इन कथन में से आपको रट लेना है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2025 में इंडिया की रैंक 180 देशों में से 151 है, और जबकि नॉर्वे टॉप पर है, ठीक। चलो सोचो, इंडिया में प्रेस को इतनी कम फ्रीडम मिल रही है, उसके बाद भी प्रेस इतनी खतरनाक है यहां पर, है। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न वो कहता है कि वर्ल्ड अस्थमा डे 2025 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता दूं। भारत में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI निरंतर खराब हो रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए यूनिट 7 पोल्यूशन वाले टॉपिक से यह प्रश्न बन सकता है, अस्थमा, क्योंकि ये प्रदूषण से ही होता है। तो वर्ल्ड अस्थमा डे 2025 की थीम क्या रही? तो दोस्तों इसकी थीम ये रही कि सभी के लिए इनहेल्ड उपचार सुलभ बनाना। दोस्तों आपको पता है कि जो भी अस्थमा के पेशेंट होते हैं वो इनहेलर्स का उपयोग करते हैं, जो ब्लू व्हाइट कलर का आता है। तो वो जो इनहेलर्स हैं उनको इतना सुलभ और इतना सुविधाजनक और इतना सस्ता बना देना है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसका उपयोग कर सके, है ना। ये वर्ल्ड अस्थमा डे की जो है थीम रखी गई है 2025 वाली। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों वर्ल्ड अस्थमा डे जो है वो मई के पहले मंगलवार को बनाया जाता है, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई। यानी कि इस बार 6 मई पड़ा तो 6 मई को बना दिया गया, 6 मई 2025। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? यह भी दोस्तों बहुत शानदार प्रश्न है। एकीनेट दो जगह से टारगेट करता है, एक ये यूनिट 5 से भी टारगेट करता है और एक ये यूनिट 9 से भी टारगेट करता है। एकीनेट ऐप का उद्देश्य क्या है? चुनाव के जो भी परिणाम आए उन पर निगरानी रखना, या फिर चुनाव से संबंधित जो भी सेवाएं हैं उनको आसान बना देना, ऑनलाइन वोटिंग करवाना, इसको तो हटा दो, या फिर इलेक्शन से संबंधित लगातार खबरों के अपडेट देते रहना। जो सही आंसर है वो है दोस्तों क्या है? चुनाव से संबंधित सभी सेवाओं को आसानी से लोगों तक पहुंचा देना, ठीक है, एकीनेट ऐप। अब यहां पर हां ठीक है, हां बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। चलो अगला प्रश्न क्या कहता है? यह भी बड़ा शानदार प्रश्न है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 कब से कब तक चलाया जाएगा, अवधि क्या है इसकी? तो दोस्तों इसकी जो अवधि है ना, ये है 2024 से 2028, परंतु इसको लिखा कैसे जाता है 24-25 से 28-29, यानी कि जो सही आंसर आ गया 2024-25 से 2028-29 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की अवधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मानव विकास सूचकांक 2023। अब आप कहोगे सर 2023 वाला क्यों पढ़ा रहे हो? 2023 की रिपोर्ट 2025 में आई है, इसीलिए पढ़ना पड़ेगा, सबसे लेटेस्ट यही है। 2025 की रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट 2025 में आई है। 2023 की रिपोर्ट 2025 में आई है, इसीलिए पढ़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, और आपको बताना है भारत की रैंक क्या रही है मानव विकास सूचकांक 2023 में, जिसकी रिपोर्ट आई है 2025 के अंतर्गत। तो भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की जो दोस्तों रैंक रही है वो हम अपनी ट्रिक से कर सकते हैं, ना सबसे छोटा ना सबसे बड़ा, बड़े से एक छोटा। मैंने आपको बताया ट्रिक हर जगह लागू नहीं होगी, लेकिन अधिकतर जगह होगी। जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है 130। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मानव विकास सूचकांक। ओके, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक आई है वो 130 आई है। टोटल कितने देशों में से? 193 देशों में से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलें। यह दोस्तों प्रश्न आपसे बन सकता है वर्तमान दौर पर। यह करंट अफेयर्स का प्रश्न भले ही उतना ज्यादा ना लगे, लेकिन यह बड़ा कीमती प्रश्न है क्योंकि हाल फिलहाल में काफी ट्रेंड पर है। ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है? ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है? ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है? तो दोस्तों ऑरेंज इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो नवाचार पर आधारित होती है, इनोवेशन पर आधारित होती है। जितना ज्यादा नवाचार होगा, जितनी ज्यादा इनोवेशन होगी, नए स्टार्टअप्स खुलेंगे, नई कंपनी खुलेगी, उसको ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। देखिए यहां पर सही आंसर है, यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कल्चर के दम पर चलता है, कला के दम पर चलता है, मीडिया के दम पर चलता है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा के आधार पर जो है चलता है। मतलब कल्चर, आर्ट, मीडिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मैंने शुरू में इनोवेशन बोल दिया, उसको दरकिनार करिए, इसको पढ़िए। कल्चर, आर्ट, मीडिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, संस्कृति के नाम पर पैसा, आर्ट, मीडिया, बौद्धिक संपदा से बनने वाली अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। इसको याद रखिएगा। ठीक, चलो आगे देखें। आगे क्या है? पीटीसीएस क्या होता है? यह भी जो है दोस्तों करंट अफेयर्स का टॉपिक नहीं लगेगा, लेकिन चर्चाओं में है तो पूछा जा सकता है। इकोनॉमी का प्रश्न है ये। क्या है? ये इकोनॉमी का प्रश्न है, ये इकोनॉमी का प्रश्न है। ठीक है भैया, अच्छा। तो पीटीसी यानी कि पास थ्रू सर्टिफिकेट का क्या तात्पर्य है? इसका जो आंसर है वो दोस्तों ये है, लोन बैक्ड सिक्योरिटीज फॉर इन्वेस्टर, निवेशकों के लिए ऋण समर्थित प्रतिभूतियां। अब समझ में नहीं आया होगा ना कुछ भी, सुनो मैं समझाता हूं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना। ये दोस्तों बैंक है, बैंक ने लोन दिया है, बैंक ने लोन दिया है कितने साल का? 10 साल का, और इस व्यक्ति को लोन दिया गया है, मान के चलो। ठीक है, कितनी बात क्लियर हुई? अब बैंक को लोन कितने साल में? बैंक ने लोन दिया मतलब बैंक का पैसा है, बैंक को अपना पैसा कितने साल में रिटर्न मिलेगा? ब्याज समेत 10 साल में। ठीक है, कभी कभार बैंक क्या होती है, बैंक लोन दे देती है, लेकिन बैंक को अर्जेंट जरूरत के लिए कभी कभी पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो उस टाइम पर फिर बैंक को पछताना पड़ता है। यहां पर क्या होगा? यहां पर हम पीटीसी का उपयोग लेंगे। किसका? पीटीसी का उपयोग लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? लेकिन बैंक को अचानक पैसों की जरूरत हुई, लेकिन बैंक को अचानक पैसों की जरूरत हुई,
तो 10 साल वेट नहीं किया जा सकता, तो 10 साल वेट नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही है? तो 10 साल वेट नहीं किया जा सकता, तो 10 साल वेट नहीं किया जा सकता। तो क्या होगा, अब सुनिएगा। अब एक निवेशक आएगा, एक इन्वेस्टर आएगा। वो इन्वेस्टर क्या करेगा, इस लोन को अपने नाम पर ले लेगा। ठीक है, अब क्या होगा, एक इन्वेस्टर आएगा, एक निवेशक आएगा, और वो निवेशक क्या करेगा, इस लोन को वो अपने नाम पर ले लेगा। इस लोन को क्या करेगा, वो अपने नाम पर ले लेगा। सुनना, अपने नाम पे लोन ले लिया। अब चूंकि अपने नाम पे लोन ले लिया, बैंक को पेमेंट कर देगा, बैंक को तुरंत पेमेंट कर देगा, बैंक को तुरंत पेमेंट कर देगा। तो बैंक खुश हो गई कि भैया जो पैसा मुझे 10 साल बाद मिलना था लोन के रूप में, वो पैसा जो है मुझे आज ही मिल गया, क्योंकि मेरा जो लोन था इस व्यक्ति ने अपने नाम पे ले लिया और बदले में मुझे पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब इसमें निवेशक का फायदा क्या है? निवेशक का फायदा यह है कि उसको 10 साल तक रेगुलर इनकम होती रहेगी। ये व्यक्ति, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बैंक को पैसा देता, लेकिन अब जो ये पैसा देगा वो निवेशक के पास जाएगा। तो निवेशक लोग तो ऐसे ही होते हैं, पैसा लगा देते हैं किसी चीज में और बदले में धीमे धीमे फिर ब्याज समेत वो अर्निंग होती रहती है उनकी। तो निवेशक का फायदा क्या हुआ, निवेशक की रेगुलर इनकम बन गई, है ना। ये चीज है कहानी। इसको हम लोग कहते हैं क्या, पीटीसी। ये पूरा एग्जांपल किसका है, पास थ्रू सर्टिफिकेट, यानी कि बैंक ने जो अपना लोन है अब वो किसकी ओर पास कर दिया, इन्वेस्टर यानी कि निवेशक की ओर पास कर दिया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न दोस्तों ये कहता है कि भारतीय तटरेखा, ये सारी भारतीय तटरेखा है दोस्तों, ये पूरी भारतीय तटरेखा है, इंडियन कोस्टल लाइन है, भारतीय तटरेखा, इंडियन कोस्टल लाइन। तो भारतीय तटरेखा की जो लंबाई है अब वो बढ़ गई है। अब आप कहोगे सर भारतीय तटरेखा की लंबाई बढ़ गई है, मतलब क्या भारत फैल रहा है क्या? नहीं, भारतीय तटरेखा की जो अब लंबाई है उसकी ऑफिशियल लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है। यह आंकड़ा जारी किया है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारतीय तटरेखा की जो नई लंबाई घोषित की गई है वो क्या है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है हमारी ट्रिक से हो जाएगा, ना सबसे छोटा ना सबसे बड़ा, बड़े से एक छोटा। ट्रिक हर जगह काम नहीं करेगी लेकिन अधिकतर जगह काम करेगी। जो आंसर है क्या, 11,058, 11,098.81 किलोमीटर है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भारत भूगोल के नजरिए से, है ना। इंपॉर्टेंट है कहां के नजरिए से, इंडियन ज्योग्राफी के नजरिए से। तो अब भारत की जो तट रेखा है, कोस्ट लाइन, उसकी लंबाई कितनी हो गई है, 11,098.81 किलोमीटर। ओके, और बढ़ कैसे गई? तो बोले अब क्या है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो बेहतर आ गई है। बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से हमने हर बारीकी को देखा है, जिसकी वजह से अब हमको स्पष्ट जो है लंबाई नजर आई है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, नेशनल डेंगू डे। नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है? गर्मियों में हम भी परेशान होते हैं, ऊपर से मच्छर और परेशान करते हैं। सबसे ज्यादा लपक के गर्मी कब पड़ती है? 16 मई को। मई का महीना बहुत खतरनाक होता है, तो 16 मई, ठीक है, ये यहां पर जो है सही आंसर कहलाया जाएगा, 16 मई को। ओके, चलो। हाँ, राष्ट्रीय डेंगू दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2010 में, इसको याद रखना आप। ठीक, आगे बढ़े। पारंपरिक सांगरी का बीज, पारंपरिक सांगरी की फलियां जो होती हैं, सांगरी का बीज जो होता है उसको जीआई टैग मिला है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि सांगरी का बीज कौन से पेड़ से आता है? ये तो सरल सा है, खेजरी का पेड़। खेजरी के पेड़ से सांगरी का जो फलियां होती हैं, सांगरी की जो बीज होती हैं, सांगरी की सब्जी भी बनती है सांगरी की फलियों की, है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये सांगरी की जो सब्जी है ये राजस्थान की बहुत पारंपरिक भोजन में से एक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये प्रश्न दोस्तों बहुत धांसू है, क्योंकि व्यक्ति यहां आके कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये प्रश्न किससे संबंधित है? नीरज चोपड़ा से संबंधित है।
नीरज चोपड़ा का ये जो प्रश्न है बच्चों कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है दोहा डायमंड लीग, दोहा डायमंड लीग 2025। दोहा डायमंड लीग 2025 में, दोहा डायमंड लीग 2025 में जहां पर उन्होंने 90 मीटर से ज्यादा की भाला फेंका था पहली बार अपने करियर में, ठीक है। तो दोहा डायमंड लीग जहां पर नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर से ज्यादा का भाला फेंका, तो वहां पर नीरज चोपड़ा जो हैं उनको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? नीरज चोपड़ा से ज्यादा भी एक व्यक्ति ने 91 पॉइंट कुछ मीटर का भाला फेंका था, इसीलिए नीरज चोपड़ा आए थे कौन से स्थान पर? सेकंड रैंक पर। अब कंफ्यूजन कहां होगा मैं आपको बताता हूं, इधर देखो, यहां से दोस्तों कंफ्यूजन शुरू होगा, क्योंकि ये डायमंड लीग ना दो हैं, एक दोहा डायमंड लीग है, एक पेरिस डायमंड लीग है। तो मैंने क्या किया है, कंफ्यूजन क्लियर करके ऐसा बोला है, लाल कलर से कर दिया है दोहा डायमंड लीग 2025, पेरिस डायमंड लीग 2025। व्यक्ति डायमंड लीग सुन के कंफ्यूज हो सकता है, तो ध्यान से सुनना है। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सबसे पहली बार अपने करियर में 90 मीटर का आंकड़ा पार किया, 90.23 मीटर, जिसकी बदौलत उनकी कौन सी रैंक लगी? सेकंड रैंक लगी। उसी साल सेम पेरिस डायमंड लीग हुई 2025 में। पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा 90 मीटर के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए, 88.16 मीटर तक पहुंच पाए, लेकिन जो इनका कॉम्पिटिटर था वो इनसे भी कम रह गया, जिसकी वजह से इनकी फर्स्ट रैंक लग गई। समझ रहे हो बात को? तो व्यक्ति कंफ्यूज पहली बात तो काय में हो सकता है कि नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर से ज्यादा का जो भाला फेंका था वो दोहा डायमंड लीग में फेंका था या पेरिस में फेंका था? तो बोले दोहा डायमंड लीग में फेंका था। बोले 90 मीटर का फेंका है तो मतलब फर्स्ट ही आए होंगे? नहीं, उनसे ज्यादा भी किसी ने फेंका था 91, तो ये 90 फेंकने के बाद भी सेकंड आए। पेरिस डायमंड लीग ने इन्होंने 90 का आंकड़ा पार नहीं किया, 88.16 मीटर पर पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी फर्स्ट रैंक मिल गई, क्योंकि इनका जो कॉम्पिटिटर था उन्होंने 88 से भी कम दूरी का भाला फेंका। तो इसको याद रखिएगा, दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर का आंकड़ा पार हुआ लेकिन रैंक लगी सेकंड, और पेरिस डायमंड लीग में 88.16 मीटर ही भाला गया लेकिन उसके बावजूद भी रैंक लगी फर्स्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन, डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन जिनका हाल ही में देहांत हुआ, ये भारत के योजना आयोग, इंडिया की प्लानिंग कमीशन के कौन से साल में जो है मेंबर रहे थे? ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। मुझे तो ये लग रहा है 1996 टू 1998। नाम पढ़ लिया, डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन। तो ये भारतीय योजना आयोग के सदस्य रहे कौन से साल से कौन से साल तक? 1996 टू 1998 के साथ चलते हैं। जी हां, ये सही आंसर यही है। एक चीज इनके बारे में दोस्तों और आपको बता दी जाए, भारत का जो परमाणु ऊर्जा का प्रोग्राम था ये, उसमें भी इनकी बहुत अहम भूमिका थी। ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क के भी सदस्य रह चुके हैं, और ये परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के भी मेंबर रह चुके हैं। मतलब ये सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन्होंने होल्ड करी हैं। डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन, याद रखिएगा इनके बारे में, इकोनॉमी में पूछा जा सकता है। उसके बाद एक और, आपने बाघ गणना के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन हम लोग जो शेर लायन सेंसस होता है, शेर गणना, उसके बारे में हम लोग कम ही पढ़ते हैं। तो यहां पर प्रश्न क्या है, हाल ही में 16वें नंबर का एशियाटिक लायन सेंसस हुआ 2025 का, ठीक है। उसमें जो है आपको बताना है कि शेरों की जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, शेरों की जो जनसंख्या है वो कितनी बढ़ गई है, आपको बताना है। पहली बात तो आपको बता दिया जाए कि ये जो लायन सेंसस होता है ये प्रत्येक 5 वर्ष में होता है ना, प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। एक बात तो ये है। तो पिछले 5 साल की तुलना में 2020 के बाद अब 2025 में कितना अंतर आ गया है? तो शेरों की जो संख्या है ना दोस्तों, वो 674 से बढ़ के 891 हो गई है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 32.2% जो है ये आपका सही आंसर हो गया। शेर 32.2% इनकी संख्या बढ़ी है, 674 से 891। ठीक है, यूनिट 7 बायोडायवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ के नजरिए से इंपॉर्टेंट, अच्छा प्रश्न है। आगे देखें दोस्तों,
आगे क्या कहता है, नाम दे रखा है यहां पर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, हिंदी में कहते हैं हिंद महासागर रिम संघ, IORA। तो 2025 में भारत को IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में कौन सा पद प्राप्त हुआ है? कहानी समझ में आई? 2025 में भारत को इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA में कौन सा पद प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर दोस्तों क्या है? चेयरशिप प्राप्त हुई है, यानी कि अध्यक्षता प्राप्त हुई है भारत को 2025 में IORA की। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और कुछ बताने वाली है। हां सुनिएगा, पहले बात, अभी जो वर्तमान में कार्यकाल चल रहा है 2025 के अंदर, वो श्रीलंका का चल रहा है। देखो 2023 से 2025 में ये श्रीलंका का अभी समय चल रहा है। इंडिया को कौन से साल के लिए मिली है? इंडिया को 2025 से 27, यानी कि अभी 25 समाप्त हो जाए तो फिर 2 साल का उनको भी, मतलब हाँ 26-27 तक उनको भी मिल जाएगा। तो भारत को 25 से 27 की प्राप्त हुई है, लेकिन वर्तमान में अभी श्रीलंका की चल रही है, ठीक है, अध्यक्षता। बस इतना आपको बताना था। उसके बाद ये जो हिंद महासागर संघ है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में, ठीक है। और वर्तमान में कितने देश इसके अंदर हैं? वर्तमान में 23 सदस्य जो है इसके अंदर हैं। इसका उद्देश्य बड़ा ही सिंपल है कि हिंद महासागर, इंडियन ओशियन से जितने भी देश आपस में जुड़ते हैं उनके बीच में सुरक्षा बढ़े, सहयोग बढ़े, ये इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। आपने कई बार हो सकता है सुना भी हो। इसका संबंध कौन से देशों से है? भारत और मंगोलिया, नेपाल, भूटान, कजाकिस्तान। सही आंसर है भारत और मंगोलिया। इनके बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट 2025, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत का सबसे पहला जीन एडिटेड शीप, अब कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले आपको पढ़ाया था जीनोम एडिटेड राइस, जीनोम एडिटेड धान की किस्में, जिसमें एक वो धन धनाधन 100 पढ़ाया था मैंने आपको, और एक पूसा राइस 1 पढ़ाया था, है ना। अब लेकिन यहां पर धान की बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही शीप, यानी कि भेड़, जिसके जीन्स में हमने बदलाव करके भारत में पहली बार ऐसी भेड़ तैयार करी गई है। तो कौन सी तकनीक से जो है इसको तैयार किया गया? तो देखो भैया, यहां पर अब आप आंसर पहचान सकते हो। चावलों को जीनोम एडिटेड जब बनाया था तो उसमें जो तकनीक यूज करी थी वही सेम तकनीक यहां पर यूज करी है। यानी कि कभी भी अगर आप जीन्स में बदलाव करके, जीन्स में परिवर्तन करके कोई भी चीज बनाते हो तो उसमें सेम ही तकनीक का उपयोग हो रहा है। कौन सी दोस्तों? CRISPR CAS9 तकनीक पढ़ा था ना पीछे, देखो कितनी मदद मिली। और इस तकनीक के दम पर जो भेड़ तैयार करी गई है उसका नाम रखा गया है मैरिनो लैम्ब। भारत का ही नस्ल है मैरिनो लैम्ब, ठीक है। ये फायदा मिल गया देखो अपने को। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? बहुत शानदार प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय हिमनद वर्ष जो है घोषित किया गया? अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष कौन से वर्ष को घोषित किया गया है? 2025, 2026 या 24? 2025 दोस्तों इसका सही आंसर है, ठीक है। 2025 को घोषित किया गया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और 2025 में कौन सी तारीख से हर साल इस दिन को मनाया जाएगा? 21 मार्च को, ठीक है। 2025 से शुरुआत हो रही है और 21 मार्च को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न हमसे कहता है कि भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने एंड्रॉइड पर आधारित ई वोटिंग शुरू करी है? ई वोटिंग है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, एंड्रॉइड पर आधारित। इसका सही आंसर दोस्तों है इसका सही आंसर है दोस्तों बिहार।
बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर एंड्रॉइड पर आधारित ई वोटिंग को शुरू किया गया है। ठीक, बिहार। अगले और अंतिम नहीं, अभी अंतिम नहीं है, 199 पर आए हैं अभी हम। ये प्रश्न क्या कहता है? ऑपरेशन सिंधु, ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं है, ऑपरेशन सिंधु है। ऑपरेशन सिंधु का उद्देश्य इनमें से क्या है? कश्मीर में उग्रवाद को रोकना, या श्रीलंका में मानवीय सहायता ह्यूमैनिटेरियन मदद, ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालना, या फिर हिमाचल प्रदेश में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाना। कंफ्यूज करने के लिए शानदार प्रश्न है। जो सही आंसर है, ईरान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालना। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यूनिट 7 से संबंधित है। एक दोस्तों फूल है जिसका नाम है पोर्चुलाका भरत। पोर्चुलाका भरत, भारत, पोर्चुलाका भारत बोल लो, पोर्चुलाका भारत। तो इसको हाल ही में इनमें से कौन सा दर्जा दिया गया है? इसकी अभी देखो न्यूज में अरावली कितनी चर्चा में चल रही है। सरकार ये कह रही है कि दिल्ली में प्रदूषण इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि दिल्ली जो है अरावली से घिरी हुई है, तो अरावली को काटा जाए ताकि दिल्ली का प्रदूषण बाहर चला जाए। मतलब मूर्खता की चरम सीमा पार कर रखी है सरकार ने, और सरकारों को हम ही लोग चुनते हैं, तो हम ही लोग मूर्ख हैं दोस्तों, है ना। मूर्ख सरकारों को, और सरकारें मूर्ख नहीं होती, सरकार के भीतर जो लोग हैं वो मूर्ख होते हैं। जैसे कि देश खराब नहीं होता, जगह खराब नहीं होती, वहां के लोग खराब होते हैं। तो ये प्रचंड मूर्खता का उदाहरण है। दिल्ली में प्रदूषण इसीलिए है धुएं से नहीं, फैक्ट्रियों से नहीं, दिल्ली में प्रदूषण है, अरावली की हाइट बढ़ रही है भैया, प्रदूषण कैद हो रहा है। मूर्खता की हद पार। पोर्चुलाका भारत, इस फूल की वैरायटी की जो खोज है ना, ये अरावली पहाड़ियों से की गई है। सोचिए अरावली आज भी कितना संरक्षण दे रही है कितने टाइप की प्रजातियों को, और इसको कौन सा दर्जा दिया गया है? डेटा डेफिशिएंट, यानी कि अपर्याप्त आंकड़े, अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। और इसकी खोज कहां पर हुई है? अरावली की पहाड़ियों में, जयपुर के पास। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसके साथ आज मुझे लगता है मैंने जल्दी प्रश्न खत्म करवाए। हां, आज मैंने आधे घंटे पहले, अक्सर मुझे 1 घंटा 50 मिनट लगता है, आज 1 घंटा 20 मिनट में जो है हमने प्रश्न खत्म कराया। और दोस्तों अगर आप कैलकुलेट करें तो 50 प्रश्नों में एक्सप्लेनेशन के साथ 2 मिनट तो लगेगा, तो 100 मिनट तो वैसे भी हो जाते हैं। 100 मिनट यानी कि 1.5 घंटा तो वैसे ही होता है आपका। हमने कितना लिया है? 1 घंटा 21 मिनट। अब भैया 2 मिनट भी ना दें एक प्रश्न को, तो भैया ऐसे भागदौड़ भरे जीवन का फिर तात्पर्य ही क्या है ना। तो चलिए, आप वीडियो देखें ना देखें, लेकिन उससे हमारी डिटेलिंग पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम डिटेलिंग को बढ़ाने के लिए और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए दोस्तों निरंतर काम करेंगे, और आपको कंटेंट ऐसा लाके देंगे जहां पर आपको देख के लगे कि जी हां, हर क्वेश्चन में दम है। तो आज के लिए दीजिए मुझको इजाजत, मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में। और जैसे ये मेरा ऑफिस का शिफ्टिंग वगैरह काम थोड़ा सॉर्ट आउट होता है, तो आपको जैसे संदेश मैगजीन के लेक्चर देखे थे धड़ाधड़, वैसे ही लेक्चर देखने लगेंगे। और दोस्तों मैं एक क्वेश्चन से बड़ा परेशान हूं कि सर संदेश मैगजीन के लेक्चर क्यों बंद कर दिए? अरे भैया, मैंने आपको जनवरी 2025 से नवंबर 2025 11 महीने की 11 मैगजीन पढ़ा दी। अब दिसंबर की मैगजीन सरकार लॉन्च नहीं कर रही है अभी तक, क्योंकि दिसंबर का महीना खत्म नहीं हुआ। तो भैया पहले दिसंबर का महीना खत्म होने दो, सरकार को सांस लेने दो, उनको लॉन्च करने दो, मैं पढ़ा दूंगा यार। बोले सर आपने कहा था कि आप 20-25 लेक्चर में संदेश मैगजीन पढ़ाएंगे, आपने तो 13-15 लेक्चर में खत्म कर दिया। तो भैया हमने स्पीड बीच में बढ़ाई, जिसकी वजह से हमने खत्म कर दिया। शुरुआती आंकड़ा तो लगभग आंकड़ा था, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां पर कोई चीज आपसे छिपी थोड़ी ना है। आप खुद संदेश मैगजीन डाउनलोड करके देख लो, 11 महीने की आपको पढ़ा दी गई है। अब 2024 वाले साल में थोड़ी ना हम पीछे चलते चले जाएंगे। 1 साल की संदेश मैगजीन पर्याप्त रहती है, और जब तक प्रीलिम्स नहीं आएगा मैं आपको संदेश मैगजीन पढ़ाता रहूंगा। दिसंबर की पढ़ाऊंगा, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने की पढ़ाऊंगा। अप्रैल 26 अप्रैल को पेपर हो जाएगा, तो अप्रैल की तो आ नहीं पाएगी सरकार, मैगजीन ला नहीं पाएगी, वो तो मई में जाके आएगी। तो अब हमको 4 मैगजीन और पढ़नी है। संदेश मैगजीन आएंगी, मैं पढ़ा दूंगा। छाती मत पीटो, दुखी मत हो, आपके लिए सब किया जाएगा।
अपच मत करो, आराम से खाइए, कंज्यूम करिए, और जो खा रहे हैं उसको रिवाइज करिए। दोस्तों, रिवीजन इज द की टू सक्सेस माय फ्रेंड्स। तो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, गुड बाय।